नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 13 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। आज भारत की बात में मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की 7 सीटों पर छिड़ा है कैसा प्रचार युद्ध। इसके साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव की सभा में भगदड़ पर, प्रधानमंत्री मोदी की थ्योरी की क्या है, भीड़ के बदले पेमेंट के आरोप। आपको पूरी खबर बताऊंगा। साथ ही बात होगी चुनाव आयोग को लेकर जताए गए कांग्रेस के बड़े संदेह की। पार्टी पूछ रही है कि कैसे बढ़ गए 1 करोड़ 7 लाख वोट। लेकिन सबसे पहले वो खबर जो नंबर गेम से जुड़ी है। अभी 115 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है, लेकिन सियासी दल नतीजों के नंबर का भी से ऐलान करते रहे हैं। अपनी सीटों की तो छोड़िए, विपक्ष की कितनी सीटें मिलेंगी विपक्ष को, इसकी भविष्यवाणी करने की भी होड़ लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। मोदी जी को 400 से अधिक 24 के लोकसभा चुनाव का ये वो नंबर गेम है जिसने कि प्रचार युद्ध को जबरदस्त धार दे दी है। भले ये भी 115 सीटों पर चुनाव बाकी हो, लेकिन नेता अपने अपने हिस्से का नंबर गेम बता रहे हैं और अपनी भविष्यवाणी को दूसरों से बेहतर बता रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। मोदी जी का पास आज भी 750 सीट है। मोदी जी को 750 सीट आने दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव का ये वो नंबर गेम है जिसने प्रचार युद्ध को जबरदस्त धार दे दी है। भले ही 115 सीटों पर अभी मतदान न हुआ हो, लेकिन चुनावी नतीजों का फाइनल नंबर तो नेता पहले दिन से ही बता रहे हैं। अपनी भविष्यवाणी को विपक्षियों की भविष्यवाणी से बेहतर बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। एनडीए गठबंधन ने 400 का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो स्वाभाविक दावा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए अब की बार 400 पार जाएगा। 5 चरणों के बाद 310 सीट पर बीजेपी जीत गई। ये सब हवा बना रहे हैं, दीवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में। अब की बार 400 पार बच्चा चिल्ला रहा है। सियासी दावों के गणितीय फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी को 400 सीटें हासिल करने का पूरा भरोसा है। अब तक के चुनाव में 320 सीटों पर जीत लॉक हो जाने का दावा है, तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 350 सीटें मिलने की भविष्यवाणी कर रही है। केजरीवाल इंडिया अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलने की बात दोहरा रहे हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनडीए को सिर्फ 143 सीटें आएंगी, बाकी सब इंडिया अलायंस की झोली में जाएंगी। पार्टी कोई भी हो, लेकिन 5 दौर का चुनाव बीतने के बाद अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नंबर की चर्चा है। किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका भविष्य बांचा जा रहा है। अपने दावे को दमदार और दूसरों के दावे को बेदम करार दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है 400 तक जाने की, हमारी कोशिश है। नंबर के नाम पर दावों का बवंडर हर चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का मामला अलग है, क्योंकि कई नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लिख कर देता हूँ, जैसा कह रहा हूँ नतीजे वैसे ही आएंगे। इसलिए अंतिम दौर की लड़ाई से पहले ही नतीजे का रोमांच बढ़ता जा रहा है। क्या वोटिंग के रियल टाइम आंकड़े और मतदान के कई दिन बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़े में बड़ा अंतर है? इस सवाल को आज कांग्रेस ने आरोपों के जरिए हवा दिया।
पार्टी का दावा है कि दोनों डाटा के बीच 1 करोड़ 7 लाख वोट का फर्क है। कांग्रेस इस पर चुनाव आयोग से सफाई मांग रही है तो बीजेपी इसे हार के बहाने तलाशने की कोशिश करार दे रही है। कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। यूपीए की सरकार ने कर्जा माफी की थी। अगर आप उस कर्जा माफी को 24 साल के लिए हर साल करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को कर्जा माफी में दिया है। बीच चुनाव में अब आर पार का प्रचार युद्ध चल रहा। ठीक इसी वक्त पर कांग्रेस ने एक सनसनीखेज आरोप से माहौल गर्मा दिया है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी वोटिंग के संशोधित आंकड़ों में 1 करोड़ 7 लाख वोट तक का अंतर है। बाद के आंकड़े काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। कांग्रेस इसे चौंकाने वाला डेटा बता रही है। पार्टी चुनाव आयोग से स्थिति साफ करने की मांग कर रही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी नेता पवन खेड़ा के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख वोट के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ये अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर ये क्या हो रहा है? फाइनल फिगर आया है, 2 उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग के वोट वाले हिसाब किताब पर संदेह जता रही तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। शहजादों से इसलिए घरवारे हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव की सभा में हुई भगदड़ पर जमकर चुटकी ली। प्रधानमंत्री ने तीखे तंज के साथ ही एसपी और कांग्रेस पर पैसे देकर भीड़ जुटाने के आरोप भी लगाए। दरअसल फूलपुर और लालगंज में इंडिया गठबंधन की इस सभा में बैरिकेड तोड़ने और कुर्सियां फेंकने की तस्वीरें सामने आई थी। इसी पर प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में 7 सीटों की चुनावी जंग के लिए जबरदस्त प्रचार चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गरज रहे थे तो दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना विपक्ष को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन का अकेला एजेंडा फैमिली फर्स्ट का है, तो एनडीए का एजेंडा नेशन फर्स्ट का है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने पर तुली है, उसका एजेंडा सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल 2 तारीख को अंदर जाएगा,
ये हमारी गारंटी नहीं है, ये कोर्ट की गारंटी है। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। कि अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार के साथ जा करके मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी भी जाने वाले हैं। पिछले 2 चुनाव से दिल्ली की 7 सीटें जीतती रही बीजेपी के खिलाफ विरोधी खेमे ने जोर तो इस बार भी पूरा लगाया, लेकिन सबसे चुटीला वार किया केजरीवाल ने। ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं, भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया के चैलेंजर मनोज तिवारी का मशहूर गाना है, इसलिए केजरीवाल ने जब रिंकिया के पापा कहा तो मैसेज सीधा मनोज तिवारी के पास पहुंचा और केजरीवाल के नाम जवाब जारी हो गया। ये क्यों नहीं कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है? रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता। ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। स्वाति मालीवाल को उनके घर में गिरा करके पटक पटक के मारा जाता है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ की तरफ से प्रचार की धुरी बने केजरीवाल प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल रहे हैं और बीजेपी हर बार इसकी धार स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की तरफ मोड़ देती है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। और जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथ के लिए ये भाव रख सकते हैं तो वो जनता के प्रति हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। दिल्ली में छठे चरण में यानी 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लिहाजा वक्त कम है, लेकिन केजरीवाल के आगे चैलेंज डबल है। उन्हें बीजेपी के हमलों के साथ साथ उस पानी संकट से भी निपटना है जो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में उनकी मुसीबत बढ़ा सकता है। कल जब हमने प्रेस वार्ता में सवाल उठाया था कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी नहीं आ रहा, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। आज आतिशी मार लेना कह रही हैं कि दिल्ली में पानी हरियाणा से नहीं। दिल्ली में लोग आज पानी के लिए तरस रहे हैं, वो तुम्हारे 9 साल का नकारापन है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने अब वो पानी रोकना कम करना शुरू कर दिया है। इतनी घिनौनी सियासत, और इसके जरिए दिल्ली की जनता के दिल में नफरत पैदा करने की तुम्हारी ये वाली साजिश भी नाकाम होगी। इंडिया अलायंस 7-0 से दिल्ली की सातों सीटें जीतेगा। 543 सीटों वाले देश में 7 सीट वाली दिल्ली की लड़ाई देखने में भले ही ज्यादा बड़ी न लगे, लेकिन यहाँ होने वाली हार जीत का मैसेज पूरे देश पर असर डालता है। इसीलिए इंडिया अलायंस हो या बीजेपी, यहाँ न तो कोई कमजोर पड़ना चाहता है, न कमजोर दिखना चाहता है। यूपी के सुल्तानपुर में चुनाव के बीच ही सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी की चुनौती बढ़ सकती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। पूर्व विधायक और बाहुबली सोनू सिंह का समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना। 2019 में सोनू सिंह ने एसपी बीएसपी के साझा उम्मीदवार के रूप में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी। तो 2019 के चुनाव में सुल्तानपुर से सांसद बनने वाली मेनका गांधी क्या इस बार आसानी से जीत रही हैं या फिर समाजवादी पार्टी ने उनकी सीट फंसा दी है? दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। बाहुबली और पूर्व विधायक सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और दावा ये कि जनता हिसाब बराबर करने की तैयारी में है। कोई हमारी तरफ से कोई अदावत नहीं है, हम खाली चुनाव लड़े हैं। अब हिसाब तो जनता बराबर करेगी ना, जवाब तो जनता देगी। भाई जो उन्होंने 5 साल में जो भी कार्य किया होगा उसका हिसाब किताब तो जनता तय करेगी, हम थोड़े तय करेंगे। सुल्तानपुर में मेनका गांधी और सोनू मोनू सिंह की अदावत काफी चर्चित है। पिछले चुनाव में दोनों आमने सामने थे। मेनका गांधी को जहां 4,60,000 के करीब वोट मिले थे, तो सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी सोनू सिंह को 4,45,000 के करीब वोट मिले थे, यानी हार का अंतर सिर्फ 15,000 वोटों के करीब था। और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले संजय सिंह को 42,000 के करीब वोट मिले थे।
सुल्तानपुर में क्षत्रिय वोटर काफी अहम माने जाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये दांव मेनका की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि मेनका गांधी के खिलाफ रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो बीएसपी ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले उदय राज वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित रूप से आज हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, इससे निश्चित रूप से सुल्तानपुर की राजनीति में, चुनाव में भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को हमेशा भागीदारी समाजवादी पार्टी ने दिया है। सुल्तानपुर में समीकरण ऐसे वक्त में बदल रहा है जब चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं। सोनू सिंह और मोनू सिंह की राजनीतिक छवि में एक हिस्सा आपराधिक पृष्ठभूमि का भी बताया जाता है। दोनों भाइयों पर मुकदमे भी दर्ज हैं। इसी को आधार बनाकर मेनका गांधी ने सोनू सिंह पर पलटवार किया। यहाँ कोई बाहुबली बचे नहीं है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। जिसको जाना है कौन सी पार्टी में, हम कौन रोक सकते हैं। मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और वरुण गांधी के भविष्य पर भी बात की। खटाखट पैसे की बातों कर रहे हैं कि सरकार आएगी, खटाखट 1 लाख रुपए अकाउंट में आना शुरू। कहाँ से लाएंगे पैसे? दिस इज कॉल्ड शेख चिली। तो अब शेख चिली में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती हैं? बहुत ही उज्जवल है। इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते हैं? नहीं, इसी पार्टी में। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि एमपीज ही पार्टी होती है। जो लोग चलाते हैं पार्टी वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते। मेनका गांधी का दावा सिर्फ सुल्तानपुर सीट जीतने भर का नहीं है, बल्कि गारंटी तो इस बात की भी है कि तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। बढ़ते आगे, बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए जितने सरदर्द तेजस्वी यादव बने हैं, उतनी ही बड़ी परेशानी एक ऐसे नेता भी हैं जो बागी हो गए। सुपरस्टार सिंगर पवन सिंह इसी वजह से चर्चा में है। लाख मना करने के बाद भी पवन काराकाट सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि आज बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। काराकाट से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। सब दल में दल बा और सबसे बढ़िया। जिस फैसले का इंतजार पिछले कई दिनों से हो रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। पार्टी से बगावत करके काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अंदर खाने कुछ ऐसा हुआ कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय ताल ठोकने लगे। पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और अब आखिरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए, पवन सिंह का जहाँ तक सवाल है, इनको तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जिसमें नॉमिनेशन उन्होंने किया था और नॉमिनेशन विड्रॉल नहीं किया, तो विड्रॉवल के बाद ही तुरंत ही निकाल दिया जाना चाहिए था। और अब जो निकाला गया है, इससे बहुत सारे संदेश गलत गए हैं और इस गलत संदेश से हो सकता है अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।